ओके, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। तो टोटल कितना क्वेश्चन किया था? 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था ना। 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। लॉ ऑफ केमी, आज सब लॉ पढ़ना है। टोटल 6 लॉ आज हमको पढ़ना है, यहाँ तक डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी तक, ये सब लॉ है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल से हमको टोटल 6 लेक्चर इसमें लगेगा। ये 3rd है ना, 6 नहीं 5 लगेगा, ये 3rd है, फिर 4th कल लूँगा, फिर उसके बाद 5th, उसमें न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा? लॉ ऑफ केमिकल का। सब लॉ है, जितना भी आज सब लॉ पढ़ना है तुमको, एकदम ध्यान से देखते रहो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल तब आएगा जब तुमको थियरी आएगा। पढ़ो क्या, देखो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोनी लेवॉइसर, बराबर। एंटोनी लेवॉइसर फ्रेंच केमिस्ट, इज ऑफन नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवॉइसर, बराबर। हाँ, क्या किया क्या, मतलब इन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। वो क्या लॉ है वो हम देखते हैं, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड वगैरह नहीं। आज का लेक्चर बहुत इजी है। पढ़ो क्या लॉ किया क्या। पहले बात तो इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, कंबस्शन का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या किया? एक बार फास्फोरस को बंद करके देखा, एक बार मर्क्यूरी को बंद करके देखा। बंद मालूम है ना, कंबस्शन रिएक्शन को मालूम है। कोई भी चीज़ को लो, उसको बंद करो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ऐसा तो ऐसा जरूरी नहीं हर बार फास्फोरस को बंद करके देखेंगे, बराबर, मतलब कार्बन कंटेंट रहेगा। तो ये फास्फोरस, मर्क्यूरी, ये सबको बंद करके देखा। किसने देखा? एंटोनी लेवॉइसर। देखते क्या हुआ, देखो। तो हर बार क्या मालूम पड़ा कि जब भी कोई चीज़ को बंद करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसका वेट ज़्यादा रहता है, ऐसा मालूम पड़ा, बराबर, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। चलो पढ़ते थोड़ा और क्लियर होगा। पढ़ो। ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कंबस्शन, बहुत सारा कंबस्शन एक्सपेरिमेंट किया, बराबर। ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कंबस्शन एक्सपेरिमेंट। क्या क्या किया? बर्निंग ऑफ क्या किया? बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी, दोनों एयर के प्रेजेंस में। किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ, माना दो टाइप रहता है, इन द प्रेजेंस, एरोबिक एनारोबिक पढ़ा रहेगा तुमने वैसा, हाँ वैसा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दोनों को बंद करके देखा, और क्या मालूम पड़ा? बोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन, बट जो देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है ना हमको, जो प्रोडक्ट मिला उसका वेट कैसा था? ज्यादा था। समझा? इजी सी पॉइंट है वो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एंटोनी लेवॉइसर, अ फ्रेंच केमिस्ट, इज ऑफन नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सिंपल। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखा? ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कंबस्शन एक्सपेरिमेंट। क्या क्या किया उन्होंने? बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बराबर। क्या मालूम क्या पड़ा हमको? बोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वेट, वेट बढ़ गया, बराबर, जो प्रोडक्ट मिला। अच्छा, क्यों हुआ ऐसा वो देखते हैं। हाँ, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और किया, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि जो प्रोडक्ट, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मास को बना नहीं सकते ना हम लोग। मास को, ये इधर मास बनाया रहेगा क्या? प्लास्टिक या तो फाइबर रहेगा, उसको कन्वर्ट किया ना इसमें। मास बना सकते क्या हम लोग? नहीं, मास को बना नहीं सकते। मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मालूम है ना तुमको ये चीज़, बराबर। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा रहेगा। तो हुआ क्या? ज़्यादा मास मिला ना हमको, पहली बात तो यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में क्या देखा? ज़्यादा वेट मिल रहा है हमको। ज़्यादा वेट मिल रहा है मतलब किधर से तो वेट कम हुआ रहेगा, तभी तो तुमको ज़्यादा वेट मिल रहा है ना। समझा पॉइंट क्या है? हाँ, तो वही तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। पढ़ो पॉइंट नंबर 3 क्या है? After several experiment, he found that weight gained by weight gain होया कि weight loss होएगा? बताओ। गेन क्यों? अरे जब आंसर में तुम्हारा वेट बढ़ जा रहा है, मतलब गेन किया रहेगा वेट, तभी तो ज्यादा आ रहा है ना। लॉस किया रहता तो वेट क्या होता था? वेट कम हो जाता ना वहां पे। समझा? हाँ, तो क्या मालूम पड़ा? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम पड़ा कि जो फास्फोरस ने वेट गेन किया है, अभी इसने खुद ने वेट गेन किया, मतलब कोई तो वेट लॉस किया रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? अरे वेट लॉस के तभी तो वेट गेन होता है ना, बराबर। तुम लोग खाएंगे नहीं, तुम्हारा वेट बढ़ेगा क्या? जाएगा मास, तभी तो वेट बढ़ेगा ना अंदर कुछ। समझा? ऐसा नहीं कि हम लोग मास बना सकते हैं, वेट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जगह कम होएगा, वो फ्रूट वगैरह जो भी अंदर गया उससे तो बनेगा तुम्हारा वेट ज़्यादा, ऐसा है। तो जो फास्फोरस ने वेट गेन किया वो किसकी वजह से था? एयर के प्रेजेंस में लोग रिएक्शन कर रहे हैं ना, एयर ने अपना वेट लॉस किया तो ही फास्फोरस ने अपना वेट गेन किया, ऐसा लॉजिक था। फिर से पढ़ेगा पॉइंट नंबर 3, पढ़ो। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द वेट गेन बाय द फास्फोरस वाज एग्जैक्टली सेम वेट लॉस बाय द एयर। यही बताया ना तुमको, एयर ने जितना वेट लॉस किया उतना ही वेट किसने गेन कर लिया? सिंपल लॉजिक है। समझा? ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग वेट बना सकते, बरा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएट ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं। समझा? 3 पॉइंट, एकदम इजी सी पॉइंट है। एंटोनी लेवॉइसर, अ फ्रेंच केमिस्ट, इज ऑफन नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या किया क्या? ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कंबस्शन एक्सपेरिमेंट। कैसा क्या क्या था? ही बर्न फास्फोरस एंड मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या मिला क्या? बोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वेट। क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज मालूम पड़ा हमको, बराबर। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द मास या फिर वेट गेन बाय द फास्फोरस वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट
लॉस बाय द एयर, एयर ने जितना वेट लॉस किया उतना वेट फास्फोरस ने गेन कर लिया। सिंपल। इसका मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट का जो मास है वही मास प्रोडक्ट करेगा, बराबर ना। अरे रिएक्टेंट कभी ऐसा होता है क्या कि समझो हम लोग ने 1 लीटर कुछ यूज़ किया, 2 लीटर दूसरा यूज़ किया, तो वहाँ पे 10 लीटर तुमको मिले, ऐसा होता है क्या? बढ़ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता है, बराबर। जितना है उतना ही मिलेगा तुमको, जितना यूज़ किया उतना ही मिलेगा ना, ज़्यादा थोड़ी मिलने वाला है और कम भी नहीं मिलेगा। टोटल मास जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही मास किसका आने वाला है? रिएक्टेंट का मास वाले में क्या क्या था? रिएक्टेंट था फॉस्फोरस और एयर, बराबर ना। दोनों मिलके क्या बन गए? कंबशन रिएक्शन हुआ, जो हमको प्रोडक्ट मिला उधर वेट बढ़ा। क्यों वेट बढ़ा? फॉस्फोरस को तो था, साथ में एयर का भी आ गया ना उसमें, एयर ने अपना लॉस कर दिया, मतलब दे दिया यहाँ पे, तो इधर फॉस्फोरस का बढ़ गया प्रोडक्ट, फॉस्फोरस प्रोडक्ट का। सिंपल। 4 पॉइंट याद रहेगा ना तुमको। एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, एग्जांपल क्या है देखो, पढ़ो एग्जांपल। वाटर बनाने का एग्जांपल है, वाटर बहुत सारे, देखो एग्जांपल यहाँ देख लो, देखो ऊपर लिखा है यहाँ पे, एक वाटर का एग्जांपल, वाटर बनाने का एग्जांपल है। वाटर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेगा और क्या लगेगा? ऑक्सीजन, बराबर। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, H2 यूज करते हैं ना, H कभी यूज करते हैं क्या? नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है वो, नेसेंट होता है लेकिन लिखा नहीं है हम लोगों ने, H2 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। हाँ, अगर H2 है तो कितना हो चाहिए तुमको? एक ही हो चाहिए ना, लेकिन एक और रहता ही नहीं है, O2 एग्जिस्ट होता है ना नेचर में, तो एक को बनाने के लिए मैंने हाफ लिख दिया वहां पे, समझा क्या? अरे देखो ना, 2 कैंसिल ना, 1 हो गया ना वो, बराबर। तो यहाँ का H2 और यहाँ का एक को क्या बना दिया, लेकिन ऐसा लिखते नहीं है, ऐसा नो लिखते नहीं है। नीचे का 2 हटाने के लिए समझो मैंने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा? 2। इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल कैंसिल ना, और लास्ट में तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2। ऐसा वाटर बनता है ना, समझो वाटर का कैसा बना है। बताओ हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल लगा? 2। अरे मॉलिक्यूल मतलब इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ये है H2 मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल है। H2 के पीछे नंबर क्या है? तो 2 मॉलिक्यूल हो गया ना। अगर मैं तुमको पूछूं हाइड्रोजन का कितना एटम लगा, तो आंसर क्या रहेगा? तो 4 आंसर रहेगा, समझा? अरे इजी है, H मतलब एटम, H2 मतलब मॉलिक्यूल ना। अगर मैं तुमको पूछूं O2 का कितना मॉलिक्यूल लगा, मतलब ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल लगा, तो आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1। क्या बोल रहे हैं? अरे ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का मतलब नहीं मालूम है तुमको? अरे अगर एक अकेला चीज रहता है तो उसको एटम बोलते हैं, बराबर। अगर वही चीज किसी के साथ में उस आ जाए तो ये बन गया मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, बराबर। वैसे O का जो O2 का मॉलिक्यूल है, ये O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये O2 देखो ना, O2 नहीं दिख रहा है 2, ये एक मॉलिक्यूल है ना, तुम्हारे पास O2 ही तो है ना। अगर मैं तुमको पूछूं ऑक्सीजन के कितना एटम लगा, तो आंसर 2 रहेगा, एटम 2 है ना, समझा। और हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल लगा था, तो टोटल हाइड्रोजन के अंदर कितना एटम है, मतलब ये जो यूज हुआ है कितना? 4 ना, ये 2 × 2 4, बराबर ना। ये देखो ना यहाँ पे 4, तो तभी तो बताया था ना आंसर। हाँ, अगर मैं पूछूं तुमको अभी ध्यान से बोलना है, कुछ भी बोलने का नहीं, कितना मॉलिक्यूल वाटर का मिला बताओ तुमको? 2, समझ में? अरे पीछे के नंबर को बोलते हैं ना मॉलिक्यूल, नहीं दिख रहा तुमको? इधर 2 मॉलिक्यूल, इधर 1 मॉलिक्यूल, इधर 2 मॉलिक्यूल, सिंपल, बराबर, समझ गया ना। हाँ, तो वही तो लिखा है नेक्स्ट वाले पॉइंट में, वही हम लोग वाटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो बताए किधर क्या, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स, अच्छा नहीं ये अच्छा ऑक्सीजन के फॉर्म में, एक ही बात है। व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्या हमको मालूम है वाटर बनने वाला है, बराबर। पढ़ो आगे। द मास ऑफ, अच्छा टू यील्ड H2, यील्ड मतलब मिल रहा है हमको ना, यील्ड प्रोडक्ट। द मास ऑफ H2O, इसका मास जो रहेगा, इसका मास बोलो किससे इक्वल रहेगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ, अरे रिएक्टेंट का जितना मास रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, बराबर है, समझा ना ये चीज। हाँ, तो वही तो लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट, टू यील्ड वाटर H2O, बराबर। क्या होएगा? द मास ऑफ H2O फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अरे ये दोनों कंज्यूम हो रहा है, ये बन रहा है ना, बराबर ना, समझा? इजी है ना ये। अरे यही चीज मैं फिर से समझा रहा है, इसको एग्जांपल समझाया और कुछ नहीं, समझा क्या है? तो बोलने ये सब 5 पॉइंट पढ़ने का मतलब एक ही होता है, मतलब ये है कि मास को बना नहीं सकते हैं और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, राइट। यही लॉ है, पढ़ो लास्ट पॉइंट लॉ है 10। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, समझा?
इजी पॉइंट है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, 6 पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या था? एंटोनी लेवॉइसर अ फ्रेंच केमिस्ट इज ऑफन नोन एज अ, बोलेगे नहीं तो कैसे याद होएगा? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सेकंड पॉइंट क्या था? ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कंबस्शन एक्सपेरिमेंट। क्या क्या किया? बराबर, बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बराबर, क्या हुआ, क्या मालूम, क्या पड़ा? बोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वेट। अब आया कहां से एक्स्ट्रा वेट? एयर ने लॉस किया, तभी तो फास्फोरस ने गेन किया। यही पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द वेट गेन बाय द फास्फोरस वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट लॉस बाय द एयर। समझा? इक्वल बोलो, सेम बोलो, एक ही बात है। बराबर, फिर क्या मालूम पड़ा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ना, हाँ एक ही बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम सेम है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, यही तो है। बराबर, एक एग्जांपल से भी हम लोगों ने समझा। बराबर, क्या एग्जांपल था? व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स, बराबर, एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, H2 मतलब वाटर, राइट? क्या मालूम पड़ता है हमको? दोनों का मास सेम सेम है ना। द मास ऑफ H2O फॉर्म इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। पूरा का सबका मतलब क्या है? The law of conservation of mass states that mass is neither created nor destroyed. सिंपल ना, एक ही बात है। समझ गया ना कैसा है? बोलो, याद है ना? हाँ, ये भी पूछेगा ओरल, तुमको याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए वाला पॉइंट तो। बराबर, लॉ का एक पॉइंट तो याद रखो। नया लॉ, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ, हर याद रखो, हर बार कौन सा लॉ किसने दिया है? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन किसने दिया था? एंटोनी लेवॉइसर। राइट, ये सब याद रखो। सेकेंड लॉ है, क्या है? लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। नया साइंटिस्ट पढ़ो, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। बराबर, साइंटिस्ट का नाम याद रखो, एंटोनी लेवॉइसर, सेकंड जोसेफ प्राउस्ट। हाँ, क्या किया? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 सैंपल लिया। एक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट एक ही चीज़ है, उसका 2 सैंपल लिया। एक नेचुरली हमको मिला है और एक सिंथेटिक ही बनाया। सिंथेटिक का मतलब मालूम है? मैन मेड, ह्यूमन ने लेबोरेटरी में बनाया उसको। केमिकल एक ही है तुम्हारे पास, नाम क्या है? क्यूप्रिक कार्बोनेट, लेकिन 2 अलग अलग जगह से आया। एक कहां से आया? नेचर से, और दूसरा मैन मेड है, सिंथेटिक है। बराबर, क्या मालूम पड़ा? जब एक क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचर से स्टडी किया और जो सिंथेटिक स्टडी किया, दोनों के अंदर सेम कंपोजिशन मिलता है हमको। कंपोजिशन का मतलब मालूम है? कौन सा एलिमेंट कितना % में है, इसको ही बोलते हैं। बोलो, समझा है ना? तो जो नेचर से हमको मिला और जो सिंथेटिक मिला, दोनों का केमिकल कंपोजिशन कैसा था? सेम। इसकी तो नाम दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी नाम है। बराबर, 2 नाम याद रखना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन सेम सेम है। देखो इधर लिखा है लास्ट में, ऑल्सो कॉल्ड एज। बराबर, समझा क्या क्या कुछ क्या है? साइंटिस्ट का नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। बराबर, पढ़ो फिर से पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट का 2 सैंपल लिया, एक नेचर से और दूसरा सिंथेटिक। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। वन ऑफ द सैंपल वॉज, अरे देखो पढ़ो, वन ऑफ द सैंपल वॉज नेचुरल एंड अनदर वन इज सिंथेटिक। सिंपल ना, यही तो बताया तुमको, पहले से बता दिया है। दोनों को स्टडी किया तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन कैसे मिला? सेम, यही लॉ है। बराबर, सेकंड पॉइंट, he found that the composition of element present in it was same for both the sample। दोनों सैंपल में केमिकल कंपोजिशन को कैसे मिला? सेम। इजी पॉइंट है ना, याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। बराबर, बराबर, वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड द अनदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या फिर सिंथेटिक, ऐसा बना सकते। बराबर, इज मैन मेड, ऐसा। क्या मालूम पड़ा? ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द सैंपल्स कैसा था? सेम ना, इजी पॉइंट है, समझा? बोलो। हाँ, फिर आगे भी है क्या? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, अच्छा ये थर्ड वाला पॉइंट है। बराबर, ये थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। समझा ना 2 पॉइंट? साइंटिस्ट का नाम याद है? फर्स्ट वाले केस में एंटोनी लेवॉइसर, सेकंड वाले केस में जोसेफ प्राउस्ट। चलो पढ़ते पॉइंट नंबर 3। समझ गया लॉजिक क्या है? मतलब एक ही कंपाउंड जो कहीं से भी आने दो, उसका ओरिजिन कुछ भी होने दो, उसके अंदर कंपोजिशन एलिमेंट कैसा रहेगा? सेम सेम, यही लॉ है। पढ़ो लॉ, थर्ड पॉइंट। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, कोई भी अ गिवन कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड ओरिजिन पे डिपेंड नहीं है, उसके अंदर उतना ही कंपोजिशन रहेगा। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट निकाला ना हम लोग ने। हाँ, कितना % कौन क्या रहता है मालूम है हमको? बराबर, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स का मतलब मालूम है? बराबर है। अरे क्यूप्रिक कार्बोनेट का पहला सोर्स क्या था? नेचर, और दूसरा सोर्स सिंथेटिक। सोर्स पे डिपेंड किया क्या? नहीं, क्यूप्रिक कार्बोनेट है मतलब उसके अंदर उतना ही % का जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो रहेगा। बराबर, दोनों इजी है ना, हार्ड नहीं, एकदम इजी है। फोर्थ पॉइंट,
द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म बाय, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ भी किया गया है, बराबर। और यही लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, यही लॉ को क्या बोलते हैं, एक और नाम है, पढ़ो। दिस लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। प्रपोर्शन तो नाम है, एक और नाम है क्या, डेफिनाइट। 4 ही पॉइंट है, इतना हार्ड नहीं है, बराबर, याद रहेगा ना। फर्स्ट पॉइंट याद है तुमको, बोलो, बोलना पड़ेगा। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। कैसा, 1 सैंपल वाज नेचुरल एंड द अनदर वाज सिंथेटिक। क्या मालूम पड़ा, ही फाउंड दैट द कंपोजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द, इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल, दोनों सैंपल में सेम था, बराबर। फिर क्या मालूम पड़ा, एक कंपाउंड लो, बराबर, उसके अंदर हमेशा कैसा रहेगा, सेम कंपोजिशन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ो, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। फिर देखा कि यही लॉ को अलग अलग एक्सपेरिमेंट से भी वैलिडेट किया है, बराबर। और एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। सिंपल, पढ़ो फोर्थ वाला पॉइंट। The validity of this law was being confirmed by various experiments. This law is also called as, sometimes or also called as law of definite। easy है ना, hard नहीं है, बहुत easy point पढ़ा रहा है, बराबर। सब कुछ याद है ना। इसमें इसका ये मेन याद रखो, ये वाला लॉ, देख रहे, ये वाला पॉइंट याद रखो। दिस याद है, लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इधर ये वाला पॉइंट याद रखो है। A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight irrespective of the source, बराबर। ये की वाला पॉइंट याद रखो, ये सब पूछेगा तुमको जाते जाते, इसका ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बराबर, याद होना चाहिए। चलो, क्योंकि जब ओरल पूछेंगे वाइवा में, अगर तुमको पूछा टीचर ने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो थोड़ी ना इतना बड़ा इतना बोलते बैठेंगे, शॉर्ट में बोलने का रहता है। ये है ना लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, समझा, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, एक ही बात है। और यहाँ पे ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ, ये भी इजी है, बहुत इजी है ये, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो मल्टीपल, हाँ, प्रपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ, चलो एक एग्जांपल से सिखाता है, फिर थियरी तुम्हारे लिए इजी हो। देखो, एक बार वाटर बनाते हैं और एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं, इसको H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मालूम है, सुना है कभी नाम, 10th में था नहीं, अभी सुनो ना। H2O2 मतलब क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O मतलब क्या, वाटर, बराबर। चलो, हुआ क्या, देखो यहाँ पे दोनों केस में एलिमेंट तो सेम है, एक बार हाइड्रोजन ऑक्साइड, दूसरी बार भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझा, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। प्रोडक्ट एक बार वाटर है और एक बार प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या हो क्या रहा है, जरा यहाँ पे सुनो। आज याद है, ऐसा नहीं लिखते ना हम लोग, हाफ नहीं लिखते ना, बोलो कैसा लिखते हैं, 2 लिखते ना, या फिर चलो इधर के लिए याद रखो, क्योंकि मैं नीचे मास लिख दिया पहले से, इसके लिए रहने दो ऐसे, बराबर। तो रिएक्टेंट सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग। देखो, इसको ए पकड़ो, इसको बी लेते हैं, समझा, ए बी ना, ए बी, लेकिन आंसर अलग आ रहा है कुछ तो। एक बार आंसर वाटर आ रहा है, दूसरी बार आंसर क्या आ रहा है, समझे। ये मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ किधर यूज होगा, पहले वो सुन लो। जब रिएक्टेंट सेम रहेगा ना तो यूज होता है। सेम है ना, यहाँ पे एक बार वाटर बना रहा है और एक बार समझो मैंने अमोनिया बनाया, तो क्या सेम होएगा, ऐसा नहीं। अमोनिया के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगेगा, तो रिएक्टेंट सेम हुआ क्या, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझा, तो लगेगा। लॉ ऑफ याद रखो, मैं इसको ए बोलने वाला है, राइट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी, ऐसा ए बी, हाइड्रोजन ए है और ऑक्सीजन क्या है, हाँ, लेकिन दोनों को मिलाया तो कुछ अलग ही बन जाता है, अलग अलग बार, है ना। एक बार वाटर बनता है, एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। चलो पढ़ते हैं, समझा लॉ किधर यूज होने वाला है, किधर यूज होएगा, जब रिएक्टेंट सेम। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पढ़ो। दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, तीसरा साइंटिस्ट याद रहेगा, फर्स्ट एंटोनी लेवॉइसर, सेकेंड जोसेफ प्राउस, थर्ड जॉन डाल्टन, ठीक है। It was been observed that the 2 or more element may form more than one compound। देख रहे, 2 दो, कभी कभी 3 एलिमेंट भी कंबाइन हो सकता है। 2 or more element can form more than one compound ना, अरे एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। एक बार वाटर बनाया तो एक बार हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया, समझा पॉइंट क्या है, याद रखो। क्या है बताओ, फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 2 और मोर एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, समझा पॉइंट क्या है, याद रहेगा, बिना देख के बोलने आएगा, बोलो क्या बताओ,
दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। बराबर, क्या क्या बोलता है लॉ? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 2 और मोर एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक से मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन कंपाउंड मतलब भी अलग अलग रहेगा। बराबर, एक या फिर एक से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। समझा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन। ओके, क्या हो क्या रहा है? देखो वर्ड आया, देखो ए लेटर आ गया ना, ए बी। बताया था ना ए और बी, समझा तुमको? कौन है ए कौन है? हाइड्रोजन। बी कौन है? हाँ, बहुत इजी फिर तो तुम्हारे लिए। पढ़ो सेकंड पॉइंट। व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड। बना रहे ना, ए बी एक बार वाटर बनाते, ए और बी एक बार क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। मोर देन वन कंपाउंड है ना, अरे एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं ना। हाँ यही है। व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड, तो क्या होता है? तो सुनो ध्यान, पढ़ो। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, कि सिर्फ किसका मास देखने का? बी। ए को देखो मत, सिर्फ किसको देखो? बी, मतलब ऑक्सीजन को देखेंगे हम लोग। समझा है? समझना बहुत इजी है। किसको देखने वाले हम लोग? सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब बी को देखने वाले हैं। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन, मतलब एक बार 16, मान लो तुमको 16 ग्राम कहां से आया? अरे ओ का एटॉमिक मास होता है। अब बोलेगा सर इधर तो 2 लिखा है तो 32 आना चाहिए, लेकिन 32 के बाजू में हाफ भी तो लिखा है। 32 का आधा 16, बराबर ना। एक हाइड्रोजन 1 रहता है, 2 हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 ग्राम। अरे मोलर मास निकाले थे ना हम लोग ने। हाँ वैसे ही तो है। वाटर का कितना होता है? याद रखना चाहिए। वाटर कितना होता है? 18 ना। अरे 2 हाइड्रोजन मतलब 2 और ऑक्सीजन 16, 18 किया है न्यूमेरिकल। बराबर, समझा कैसा है? एक बार यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंबाइन हुआ उसका मास कितना था? 16। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है इसका मास कैसे? अरे O2 है ना, तो 32 ही रहेगा ना। हाँ, तो हम लोग सिर्फ किसका मास देखने वाले हैं? बी का मास देखेंगे। बहुत सिंपल है। जब बी का मास देखा तो ये दोनों को डिवाइड करो, देखो इसमें आंसर कितना आएगा। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो 16/32 कितना आता है? 1/2। मतलब रेशियो कितने का है? 1:2। रेशियो मालूम है? 1:2, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा है ना हमको यहाँ पे। अरे सिंपल नंबर 1 2 ना, सिंपल, यही पॉइंट है। कहाँ थे हम लोग? ये ना सेकंड वाला पॉइंट। पढ़ो एक बार फिर से। व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, मतलब वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो क्या होएगा? द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद द गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। किया ना? देखो रेशियो निकाल के देख लो, तुम्हारी मर्जी। एक बार तुम्हारे पास कितना है? 16 ग्राम है, बराबर ना। दूसरा कितना ग्राम है? 32 ग्राम। निकालो इसका सिंपलेस्ट रेशियो वाले कैसे निकालते हैं? डिवाइड करते छोटे नंबर से। कराया था ना तुमको प्रॉब्लम्स स्टोइक, अरे वो किया था ना प्रॉब्लम ने, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। तो उसमें सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो छोटा नंबर है वो लेते हैं, उससे डिवाइड कर दो। छोटा नंबर दोनों में से क्या है? डिवाइड करो 16 से। बोलो क्या मिलेगा? 1:2। हो गया ना सिंपलेस्ट रेशियो। समझा? बोलो इजी है। बराबर, समझ लो क्या यार, बहुत इजी है। बराबर, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू गिव मोर देन one compound, right? The masses of element B which combines with the A, masses of A are always in the simplest whole number, simplest ratio of whole number। यही पॉइंट है। समझा है? बोलो 1:2 मिला ना हमको। हाँ चलो पढ़ते पॉइंट नंबर 3। पढ़ो पॉइंट नंबर 3 क्या है? हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। हमको मालूम है 2 कंपाउंड, बोलो कौन सा है? वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक बार वाटर, दूसरा बार नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन। और कैसा होता है हमने देख लिया, देखा ना, इजी है ना। हाँ तो तुमको समझा है वो रेशियो कितना है? हमको रेशियो कितना है बताओ? 1:2। चलो वही वाला पॉइंट लास्ट में पढ़ो। हियर इट इज फाउंड दैट द 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन, पहली बार कितना था? 16 ग्राम, और दूसरी बार कितना है? 32 ग्राम, विच कंबाइंस विद द, लेकिन दोनों हमेशा 2 ग्राम से ही रिएक्ट कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन के 2 ग्राम से ही रिएक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम आर इन द रेशियो ऑफ, और वो स्मॉल होल नंबर का रेशियो जरा बताओ मेरे को कितना है? 1:2। समझा कैसा है? अरे इजी है लॉ, इतना हार्ड भी नहीं है। समझा है ना? याद रहेगा? बोलो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी लेवॉइसर। सेकंड जोसेफ प्राउस। थर्ड जॉन डाल्टन। इजी है ना। हाँ नेक्स्ट, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये भी इजी है। बराबर, गे-लुसैक्स लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम है। बराबर, गे-लुसैक। बराबर, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर बात होने वाला है। 4 साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा ना? एंटोनी लेवॉइसर, जोसेफ प्राउस, जॉन डाल्टन, गे-लुसैक। बराबर, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है? 1 मिनट को बता दूं पहले, फिर पढ़ लेना। देखो गे-लुसैक ने क्या बताया कि हर बार गैसेस का जो भी गैसेस का वॉल्यूम है ना वो सेम रहता है। बराबर, अगर कंटेंट प्रॉपरली है। चलो देखते हैं, पढ़ेगा ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा, एक बार पढ़ते तो मालूम पड़ेगा। पढ़ो क्या है? देखो
दिस लॉ वॉज गिवन बाय गे लुसैक। गे लुसैक ने लॉ दिया, क्या लॉ है पढ़ो, विच स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, दो ऑप्शन है, या तो गैसेस कंबाइन हो रहा है या तो गैस बन रहा है, ये दो टाइम पे लॉ लगेगा, गैसेस कंबाइन और गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ बाय वॉल्यूम, मतलब स्मॉल रेशियो लगेगा वॉल्यूम का। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर वाटर बनता है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से वाटर बनता है, तो जरा अगर मैं तीनों का रेशियो निकालूं तो बताओ, पहला वाला नंबर बोलो क्या है, 2 ना, सेकेंड 1, फिर तीसरा वापस हो गया ना, सिंपलेस्ट रेशियो। समझा कैसा है लॉ? बहुत इजी है। गे लुसैक क्या बोलते हैं, सिंपल लॉजिक है, गैसेस जब बनता है, वाटर वेपर गैस ना, बराबर, या फिर गैस कंज्यूम होता है, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो रहा है, गैस जब कंज्यूम हो रहा है या फिर गैस जब बन रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या मेंटेन करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर। समझा? इजी है, इतना भी हार्ड नहीं। चलो पढ़ते एक बार फिर से पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ गिवन बाय द गे लुसैक व्हिच स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये वो क्या करते हैं, दे डू सो इन सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम, वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम में आएंगे, बराबर। देखो 100 ml लिया है, कैसे मालूम पड़ा 100 है, देखो एज्यूम क्या समझो ऐसा, अगर 2 मोल पीछे 2 है तो मतलब मैं एज्यूम कर रहा है कि वो 100 ml है, एज्यूम कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। अगर पीछे 2 है तो 100 ml है, तो बताओ पीछे 1 रहेगा तो कितना ml, 50, आधा ना, तो O2 के पीछे क्या रहेगा, तो कितना ml, 50 ml। ये H2O के पीछे क्या, ये समझा, बैलेंस किया है यहाँ पे, नहीं मालूम है तो देख लो, अरे कराया भी था, फिर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है इतना हमको मालूम है, लेकिन H2 के सामने कितना हुआ आएगा तो वाटर बनेगा, एक ही हो चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, बराबर, लेकिन नीचे 2 नहीं चलता है, तो थ्रू आउट क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2, और जब इधर 2 आएगा तो 2/2 कैंसिल ना, समझा ना। हाँ, अगर पीछे 2 था तो कितना ml लिया था, 100, तो वाटर के पीछे कितना है 2, तो कितना ml आएगा। अभी ये मत सोचो 100 ml 50 ml मिला तो 150 ml बनेगा, ऐसा नहीं होता, समझा, समझा, प्लस माइनस मैथ्स नहीं कर रहे इधर। जब 100 ml हाइड्रोजन लेंगे और 50 ml ऑक्सीजन लेंगे तो 100 ml ही वाटर बनेगा, समझा है क्या, याद रहेगा। हाँ, तो समझो क्या कैसे किया, मैं ml वगैरह कैसे ले रहा है, अरे सिंपल है, 2 लिखा तो मैं 100 ले लेता है, अगर 2 पे 100 लिया तो 1 पे 50, तो वाटर के पीछे भी तो 2 है तो उधर भी 100 आएगा ना। और ये 211 कैसे, 212 कैसे लिखा है, ये मॉलिक्यूल देखो ना, 2 वॉल्यूम ना, और यहाँ पे कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इधर 2 वॉल्यूम, तो रेशियो निकालो 2:1:2, सिंपल ना, इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है, बस एकदम सिंपल है, पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तुमको समझा क्या है, जब गैसेस कंबाइन होते हैं या फिर जब गैस प्रोड्यूस होता है, बराबर, तो वो क्या करता है, वो हमेशा अपने वॉल्यूम का सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होएगा हमेशा ना, 2:1:2, इजी है ना। हाँ चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये लॉ है, ये लॉ देखो, ये सब याद रखो, ये लॉ यहाँ पे है, यहाँ भी एक लॉ आया था ना हमको, हाँ ये वाला इधर लॉ है, ये इधर एक लॉ है, और ये लॉ है, दिख रहा है ये लॉ है, ऐसा, ये सब मेन पॉइंट याद रखो। व्हेन पढ़ो, सॉरी, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, गैस ही है ना, बराबर। तो अभी अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना मिला हमको, 2:, अरे इजी तो है, 3 ही तो पॉइंट है इसमें, बस एक पॉइंट तो साइंटिस्ट के ऊपर ही है पूरा, बराबर ना, याद रहेगा ना, एंटोनी, सेकेंड जोसेफ प्राउस, थर्ड जॉन डाल्टन, फिर ये गे लुसैक, बराबर, समझा क्या है, इजी ना। नया साइंटिस्ट एवोगाड्रो लॉ, बराबर, तो साइंटिस्ट का नाम एवोगाड्रो। चलो एवोगाड्रो लॉ क्या है, भी बहुत इजी है, देखो ये है, ये लॉ है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, लॉ पढ़ो, लॉ क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल समझाओ तो क्या, अगर 1 लीटर का मैं हाइड्रोजन गैस लिया और 1 लीटर का ऑक्सीजन गैस लिया, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यही लॉ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आता है क्या, अरे 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, ऐसा जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अंदर रहेगा उतना ही मॉलिक्यूल किसके अंदर रहेगा, कंडीशन है, दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, हाँ, एंड इक्वल वॉल्यूम, देखो लिखा स्टार्ट ही वैसा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, बराबर ना। हाँ वो तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए वो टाइम पे, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड, सिंपल ना।
हाँ, अपने मन से बना सकते हैं। अंडर सेम कंडीशन, अंडर आइडेंटिकल और सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पॉइंट क्या आना चाहिए? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो कंडीशन बताओ बस। समझा? यही लॉ है। पढ़ो सेकंड पॉइंट पढ़ो। इफ यू कंसिडर द, देखो हर बार वाटर ही बना रहे, याद हो जाना चाहिए तुमको, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, बराबर। इफ वी कंसिडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, तो क्या है ये? समझा 100 ml कहां से आया? बता दिया तुमको पहले। पीछे 2 तो मैं 100 एज्यूम कर रहा है, अगर पीछे 2 तो 100, तो 1 के लिए क्या रहेगा? 50, फिर से 2 तो 100, और वॉल्यूम देख के मालूम पड़ता ना, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। अगर अभी मॉलिक्यूल की बात की है तो बताओ ये हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? 2। ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल है? दिख रहा है? और वाटर कितना मॉलिक्यूल है? ये बता दिया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, लास्ट पॉइंट, देयरफॉर 2 molecules of hydrogen gas combines with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water vapor। सिंपल ना, ये तो ये रिएक्शन को देख के बनाया पॉइंट ना। अरे इधर से बनाया, when 2 molecules of hydrogen reacts with 1 molecule of oxygen to give कितना आएगा? 2 molecules of water vapor। खत्म। लॉ इधर है, ये दिख रहा है, ये मेन है, बराबर। याद रहेगा क्या रहेगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। सिंपल ना, बराबर है? समझा ना? एवोगाड्रो लॉ क्या है? इजी है, इतना हार्ड नहीं। डाल्टन का लॉ तो सबसे इजी है। डाल्टन से एक नया है, जॉन डाल्टन भी एक, उसके आगे थोड़ा और बहुत सारा लॉ दे दिया। चलो, तो 4-5 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट पूरा का पूरा याद होना चाहिए। पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब छोटा से छोटा, एकदम छोटा, बराबर। इनडिविजिबल मतलब, इनडिविजिबल मतलब क्या? इनडिविजिबल, टाइनी का मतलब तो छोटा हो जाएगा। इनडिविजिबल मतलब क्या? जो डिवाइड एटम को और थोड़ी तोड़ सकते हैं, बराबर। वैसे एक्चुअल में मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है, उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वोटॉन मिलता है ना, ऐसा न्यूक्लियस अलग कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव ये सब में। तो मैटर के अंदर क्या क्या? मैटर एक्चुअल में है क्या? मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर के अंदर एटम रहेगा। एटम का प्रॉपर्टी क्या? टाइनी, छोटा, इनडिविजिबल ना, नहीं ना, इनडिविजिबल। और पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। समझा? मैटर के अंदर होता क्या? मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। सिंपल पॉइंट है, बराबर। एक ही एलिमेंट है, समझो कॉपर, समझो कॉपर का एक बड़ा प्लेट है, तांबा, बराबर। उसके अंदर जितना भी एटम रहेगा सबका मास सेम सेम रहेगा। अरे इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, दोनों का मास कैसा रहेगा? क्यों? दोनों कॉपर का ही एटम है ना, तो मास सेम ही रहेगा। सिर्फ मास नहीं, हर एक प्रॉपर्टी सेम सेम रहेगा उसका। समझा ना? पढ़ो सेकंड पॉइंट। ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, गिवन मतलब एक ही एलिमेंट का सब एटम, एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। बताया ना, सब प्रॉपर्टी सेम से रहेगा। क्या क्या एग्जांपल दिया है? मास सेम रहेगा, बराबर। अब रुक जाओ, एक ही एलिमेंट, जैसे कॉपर का, मैंने बोला कॉपर का प्लेट है, उसमें एक कॉपर का एटम, दूसरा कॉपर का एटम, दोनों का मास सेम और हर एक प्रॉपर्टी सेम। लेकिन एक कॉपर है, तांबा, और एक लोखंड है, आयरन, इसका एक एटम और इसका एक एटम, क्या मास सेम रहेगा? क्या प्रॉपर्टी सेम रहेगा? यही तो आगे वाला पॉइंट है। पढ़ो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास, और खाली मास में डिफर नहीं, हर एक प्रॉपर्टी में डिफर करेगा। समझा ना? अरे इतना हार्ड नहीं है ये, हार्ड लग रहा है क्या? इजी है। पहला पॉइंट याद है, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। सेकंड, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या है? जैसे कि इंक्लूडिंग मास को पकड़ के, और अगर अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास, मास में डिफर और एंड प्रॉपर्टी में भी डिफर करेंगे, ऐसा। चलो नेक्स्ट, अगर तुमको कंपाउंड बनाने का है, कंपाउंड, देखो एक बात बताओ, ये H ये क्या है? ये एटम है, मॉलिक्यूल की कंपाउंड है, एटम है, ठीक है। अब बोलो ये क्या है? अब ये मॉलिक्यूल है। समझा? समझा? मतलब मॉलिक्यूल बनने के लिए, मॉलिक्यूल बनने, दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। चलो एक और चीज बता दो तुमको यहाँ पे, ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा तुमको।
ये क्या लग रहा है, क्या ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड रहेगा? कंपाउंड ना। अरे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ गया मतलब कंपाउंड हो गया। किसका कंपाउंड है ये? वाटर, पानी है, H2O 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 ना, बराबर ना। समझा? एटम क्या रहता है, मॉलिक्यूल कैसा रहता है, क्या उसके ऊपर ही पॉइंट इसके लिए बता रहा तुमको। अगर कोई कंपाउंड तुमको बनाने का, अगर कोई कंपाउंड बनाने का कंपाउंड, तो कंपाउंड किससे बनेगा? एटम से बनेगा। एक ही एलिमेंट के एटम से कंपाउंड, सिर्फ H यूज किया कंपाउंड बनेगा क्या? अलग अलग एलिमेंट यूज करना पड़ेगा ना, अलग अलग एलिमेंट का एटम। ये कौन से एलिमेंट का एटम है? हाइड्रोजन का एटम है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट से आ रहेगा। ये कौन से एलिमेंट का एटम है? अलग अलग एटम मिलेगा तो ही कंपाउंड बनता है। समझा पॉइंट? यही पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, नहीं थर्ड पॉइंट ना, हाँ पढ़ो। कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड बना रहे, कैसे बनेगा मालूम है? एक एलिमेंट से बनेगा क्या? एक एलिमेंट के एटम से नहीं बनता है, एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम से बनता है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, लेकिन एक ऐसा नहीं कि कैसा भी कंबाइन करेंगे तुम लोग। एक हाइड्रोजन, सॉरी दो हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन लगेगा तो ही वाटर बनेगा ना, 2:1 का रेशो। 3 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दो तो वाटर बनाएगा क्या? फिक्स्ड लगे ना, फिक्स्ड रेशो लगता है, बराबर। तो पॉइंट समझा? थर्ड पॉइंट क्या है, पढ़ो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हुआ तो ही ऐसा होने वाला, नहीं तो नहीं होने वाला। समझा? हाँ आगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एटम का रीऑर्गेनाइजेशन में आता है। देखो समझो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। समझो हमारे पास इथीन है, इथीन, बराबर। इथीन मतलब क्या? C2। C2 कितना? अरे कैसा केमिस्ट्री पढ़ते रहे तुम लोग। इथीन बोल रहा है, अल्कीन। C2 कितना रहेगा? C2H4, कुछ भी बोलते हैं। इथीन ना, इथेन के लिए C2H6 रहेगा ना, बराबर ना? गलत लिखा क्या सही लिखा? बोलो, आता ही नहीं सर हमको अल्किन अल्किन गाइस। ये क्या है? इथीन ही है, इथीन ना, CnH2n ना, डबल ना हाइड्रोजन, ऐसा याद रखो। चलो मैं इसमें यूज कर लेता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बोलो क्या मिलेगा तुमको? नहीं, हाइड्रोजन ऐड करें ना, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अरे बना के दिखाता तुमको बाबा। क्या है ये? डबल बॉन्ड इथीन ना, बराबर। C2H4। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूं तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एक हाइड्रोजन इधर आएगा और दूसरा हाइड्रोजन क्या बना देगा? बोलो। CH2 पहले से था, अब क्या हो गया? CH3 ना। अरे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्शन में हुआ क्या? एटम का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। पहले जैसे एटम ऑर्गेनाइज थे बाद में भी वैसे ही ऑर्गेनाइज है क्या? नहीं, पहले 2 हाइड्रोजन अलग था एटम, अब आके अलग फिर से एक नया ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया। तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना, यही पॉइंट है। पढ़ो फोर्थ वाला पॉइंट। केमिकल रिएक्शन ओनली इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ओनली वाला वर्ड इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसा मत सोचो कि केमिकल रिएक्शन में कुछ नया बन जाता है, ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता है। केमिकल रिएक्शन में जो एटम था वही एटम रीऑर्गेनाइज होकर नया कंपाउंड बनता है। समझा? नया कंपाउंड, नया एटम कभी नहीं बना सकते हैं। समझा? समझा बोलो पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट। एटम्स आर नाइदर क्रिएट, ये हमको माल जैसे मास है, मास ना, मास को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसे एटम को ही नहीं कर सकते तो मास को कैसे करेंगे ना? पहले तो एटम आएगा ना। हाँ, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल। नहीं कर सकते ऐसा, समझा? डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते, खाली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बरा उसको। जैसे कि हाइड्रोजन वाला पार्ट आके इथीन में ऐड हो गया तो इथेन बन गया, ऐसा बस, और कुछ नहीं। समझा? डाल्टन का 5 पॉइंट ना। पहले मैटर पे बेस्ड है, फिर सेकंड पॉइंट बताया कि अगर सेम एटम है एक ही एलिमेंट का तो सेम प्रॉपर्टी रहेगा, अगर अलग अलग एलिमेंट का रहेगा तो मास डिफर होने वाला है। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखा? कंपाउंड कैसे बनता है? 2 या फिर 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, एक एटम सेम एटम से नहीं बनता। फिर देखा केमिकल रिएक्शन में होता है क्या? एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट पॉइंट में क्या देखा? एटम को बना नहीं सकते, एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझा? इजी है ना? इजी से इतना कुछ हार्ड नहीं। चलो एक बार रिकैप मारते, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। पहले पढ़ा आज लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन याद है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, सिंपल। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन ना, बराबर, ये था ना लॉ। A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight irrespective of their source। याद है कौन सा था? केमिकल क्यूप्रिक
कार्बोनेट नेचर से लाया, सिंथेटिक लाया, दोनों में सेम कंपाउंड मिला, सेम कंपोजिशन मिला। फिर बड़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ए बी याद है, एक बार बी जब कंबाइन होएगा फिक्स्ड मास ऑफ ए से, फिर दूसरी बार जब बी कंबाइन होएगा फिक्स्ड मास ऑफ ए से, तो ये जो बी का जो मास का रेशियो रहेगा ये हमेशा क्या मेंटेन करेगा, स्मॉल होल नंबर ना, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यही था बराबर। फिर पढ़ा गे-लुसैक्स लॉ, इसमें ये भी रेशियो ही है, जैसे ये रेशियो है, ये रेशियो मास का था, गे-लुसैक्स लॉ में वही रेशियो किसका हो गया, वॉल्यूम का हो गया, यही तो सिंपल लॉ है बराबर। फिर हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ में क्या देखा, ये तो बहुत इजी था, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा रहेगा, कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करने का ना, उधर लिखा देखो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर देखा डाल्टन्स ना, मैटर के बारे में पहला पॉइंट देखा, टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल, उसको एटम बोलते हैं। फिर देखा कि अगर एक ही एलिमेंट का दो एटम है तो प्रॉपर्टी सेम रहेगा इंक्लूडिंग मास, अगर अलग अलग एलिमेंट का एटम्स है तो मास डिफर करेगा और हर एक प्रॉपर्टी डिफर करेगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखा, कंपाउंड कैसे बनता है, अलग अलग एटम्स के एलिमेंट से बनता है ना, बराबर ना, और वो भी फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए, H2O 2:1 ना। हाँ, फिर देखा कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है एटम्स का, रीऑर्गेनाइज, और लास्ट में क्या देखा, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, सिंपल है बराबर। ये हो गया, कल एक लेक्चर इसमें थियरी का और लगेगा, फिर न्यूमेरिकल, तो हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर बराबर, फिर इसका संडे को टेस्ट रखेंगे।